नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शुरू डी की में। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हमारे लिए उपयोगी होंगे आने वाली हमारी एचटेट, सीटेट और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम जिनकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थायमिन। तो देखिए, चावल को पॉलिश करने पर यदि हम बात करें तो जो हमारा विटामिन होता है वो नष्ट होता है। अब विटामिन के यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं उनके रासायनिक नाम के रूप में। जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सिफेरॉल है, थायरॉक्सिन है, तो ये विटामिनों के रासायनिक नाम है और इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा थायमिन। अब देखिए, थायमिन जो होता है तो थायमिन जो होता है ये विटामिन B1 जो होता है उसका एक रासायनिक नाम होता है और इसी को हम थायमिन कहते हैं। और चावल को पॉलिश करने पर ये विटामिन जो होता है ये नष्ट होता है और विटामिन बी की जो कमी होती है शरीर के अंदर, जब इससे कोई रोग होता है तो वो भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसे हम बेरी बेरी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमें इसमें ध्यान रखना है। चलिए, अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जिस पर हम बात करेंगे आवास से संबंधित, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है बंदर, शेर और चूहे के घर। अब देखिए, हम पहले प्रश्न को यदि थोड़ा सा समझें तो हमें उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। बंदर पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। बस यही हमारा उत्तर है और तीनों चीजें आपको यहाँ पर जिस विकल्प में मिलती है वही हमारा उत्तर होगा। जैसे तीसरे विकल्प में देखें, पेड़, गुफा, बिल, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद में परीक्षा आयोजन करती है। ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है और फोर्थ है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो देखिए, जब बच्चे यदि सांस लेना और श्वसन दोनों के बीच में अंतर को यहाँ पर यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शिक्षिका है वो ठीक तरीके से, प्रभावी तरीके से बच्चों के बीच उस चीज की व्याख्या नहीं कर पाई। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प जो होगा वो हमारे इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए, आगे बात करते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि नींबू जो है साधारण पानी में तो डूब जाता है परंतु ये नमक के पानी में क्यों तैरता है? तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। देखिए, सीधी बात है कि जब पानी हमारा नमकीन होगा तो उसका घनत्व जो होता है वो ज्यादा हो जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है और जब अधिक घनत्व वाली चीजों में हम नींबू को डालेंगे तो वो वहां पर तैरेगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला है और वर्ली नामक स्थान जो है ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर बिहार में? तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा वर्ली जो है ये एक चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है और ये हमें देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है।
वार्ले, मारना, मधुबनी या फिर अल्पना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा मधुबनी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। और ये प्रश्न जो है ये भी मधुबनी के नाम से जो है प्रश्न, ये भी काफी प्रसिद्ध है और ये बिहार राज्य से प्रचलित एक शैली है। चांगपा जनजाति जो है ये पाई जाती है। तो चांगपा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या फिर सिक्किम में। तो ये यदि हम इसकी बात करें तो चांगपा जनजाति जो है ये लद्दाख में पाई जाती है। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो आपके एनसीईआरटी की बुक से है और एनसीईआरटी की बुक में आप यदि इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो उनके पार्ट हैं उनमें ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो हम यहाँ पर बात करें बीज अंकुरण की, अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण करना ही हमारे पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से लोग किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद को एकत्रित करते हैं और मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो समय होता है हमारा जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से जून। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, यहाँ पर ये समय सबसे बेहतर होता है। अब देखिए इसके पीछे कुछ वजह भी होती है, जैसे कि इस समय सरसों के जो खेत होते हैं उनमें फूल होते हैं और मधुमक्खियों को यहाँ पर फूलों का रस जो है वो काफी ज्यादा मिलता है और इसीलिए ये समय जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रंग होते हैं। तो मधुबनी जो चित्रकला है जो कि बिहार की चित्रकला है, इसमें कौन से रंग होते हैं, कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोने चांदी के घोल बनाकर गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो इसमें पीसे हुए चावल के रंगीन घोल जो होते हैं उनका उपयोग इस चित्रकला में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। अब इसके लिए कूट दिए केवल एक दूसरे विकल्प में 1 और 3 और तीसरे में 1 2 3 सॉरी। तो यहाँ पर बच्चे जब शिक्षक बच्चों को जानवरों के चित्र बनाने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए यदि प्रेरित करते हैं तो शिक्षक बच्चों में कहीं ना कहीं देखें तो वो सृजनात्मकता भी विकसित कर रहे हैं, रचना कौशल भी और सौंदर्यगत संवेदना का विकास। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा 1 2 3 के रूप में ये हमारा इसमें उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सी कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर जो पर्यावरण है वो हमें तीसरे से 5वीं के मध्य में देखने को मिलता है और तीसरा विकल्प जो होगा वो उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक गतिविधियों को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों की दिशा परिवर्तन को उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं और पहला विकल्प होगा उत्तर। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। तो यहाँ पर सहयोग अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा बाकी सभी जो हैं वो यहाँ पर
पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है झूम खेती के ऊपर, और झूम खेती जो है कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है मेघालय के अंदर, ये झूम खेती होती है, जहां पर कुछ लोग जो होते हैं जो पेड़ों आदि को जला करके, वहां की झाड़ियों को जला करके वहां पर खेती करते हैं और फिर अनाज को उगाते हैं और कुछ समय के बाद उस स्थान को छोड़ देते हैं, फिर नया स्थान ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार से वो एक परिवर्तित खेती, मतलब जगह बदल बदल करके खेती करते हैं, जिसे को झूम खेती कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न आता है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? तो यहाँ पर लाभ की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक लाभ जो है, हाथ जो है हमारे स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सके, यही यहाँ पर दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ होगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। तो बात करें डिसलेक्सिया की, तो ये एक पठन संबंधी विकार है और ये पढ़ने से संबंधित समस्या के साथ में संबंधित है। चलिए दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यदि हम बात करें प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, तो प्रकरणों में अंतर्निर्मित यहाँ पर अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो विकल्प एक यहाँ पर उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? गृह कार्य, पोर्टफोलियो, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो यहां पर उत्तर जो होगा वो होगा हमारा पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 2 इसमें उत्तर होगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर अलग अलग अधिनियम है, तो यहाँ पर हमें उस अधिनियम को ध्यान में रखना है जिसमें उन्हें इसका अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये हमारा इसमें उत्तर होगा। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यहां पर यदि हम बात करें तो कोपेनहेगन, रियो डी जनेरा, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 2, रियो डी जनेरा। ऑप्शन सेकेंड यहां पर उत्तर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो काफी अच्छा प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण या औषधि पौधे। तो यहां पर बात करें तो ये एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रोटोकॉल है, इससे ये संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण से। तो यहाँ पर ग्रीन मफलर की बात करें तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है और इसे कम करने के लिए हम देखते हैं कि जो सड़क होते हैं, सड़कों के दोनों साइड में हमें पेड़ों की जो पंक्तियां होती है वो वृक्षारोपण जो है वो देखने को मिलते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? तो ये है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा इसमें यहां पर उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का प्रमुख कारण क्या है? तो यदि हम बात करें इन प्रवाल भित्तियों के विरंजन की, तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसके लिए प्रमुख यहाँ पर जिम्मेदार रहेगा। आगे है पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हमारे पास की किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? देखिए, लिंग हु फेन एक सांप से बनने वाली प्रमुख डिश है और जिसे बनाया जाता है एक व्यंजन के रूप में। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा जो है ये कहाँ का रहने वाला है? तो देखिए, ये असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चा यहाँ पर है हांगकांग। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा उत्तर है। स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? चाय, कपास, जूट, रबर को।
तो यहाँ पर जूट या पटसन जो होता है इसे हम स्वर्णिम रेशा कहते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर बात करें बिहू जो है ये असम राज्य का एक लोक नृत्य है और इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर उत्तर। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव के लिए, स्फूर्ति व शक्ति के लिए, गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये दूध उनको क्यों दिया जाता है? तो ये ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहारों से संबंधित त्योहारों का समूह इनमें से कौन सा है? तो यहां पर हमें देखना है उन त्योहारों के समूह को जो नई फसल के आने की खुशी में मनाए जाते हैं। तो होली, ईद, गुड फ्राइडे, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, दिवाली, पोंगल, ईद, क्रिसमस, ओणम। तो यहाँ पर होगा मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ये वो समूह होगा जो नई फसल आने की खुशियों में मनाए जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वे ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा मीठा, पतला, ताजा, पाचक और पौष्टिक होता है या वसा युक्त होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गाय का दूध जो होता है वो पाचक और पौष्टिक होता है और ऑप्शन 3 यहाँ पर उत्तर होगा। एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या में 1970 से लेकर के 2020 तक 60% की कमी आई है। गिद्धों की संख्या में कमी आने का कारण क्या है? कीटनाशकों का अधिक उपयोग होना, पेड़ पौधों का अधिक लगाना, जैविक खाद का अधिक प्रयोग करना, गिद्धों का अन्य देशों की ओर पलायन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो कीटनाशक है इनके अधिक उपयोग होने से गिद्धों की संख्या में हमें कमी देखने को मिली है और इसके लिए विकल्प 1 हमारा इसमें उत्तर होगा। रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया क्योंकि अचार में नमक की मात्रा अधिक थी। अचार गीले हाथों या चम्मच से निकाला गया था। बर्तन धातु से बना था, अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो देखिए जब अचार को हम गीले हाथ या चम्मच से निकालते हैं तो हमारा अचार जो है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए इसे सूखे चम्मच या इनसे सूखे हाथों से निकाला जाना चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर उत्तर होगा। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में लेह लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार से होती है जिससे कि वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सके। गर्दन का लंबा होना, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने व लंबे बाल होना, विशालकाय भारी शरीर होना। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर उनके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं जिससे उनको ठंड से बचाव होता है और ये उनके अंदर एक प्रकार का वहां का अनुकूलन होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर उत्तर होगा। अभिनव बगीचे में गया, सूर्यमुखी के पुष्प देखे, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया? तो देखिए सूर्यमुखी के जो पुष्प होते हैं उनका मुंह हमेशा सूर्य की दिशा में होता है और जब उसने देखा कि पुष्प जो है उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो मतलब शाम का समय यहाँ पर वो हो रहा था। तो यहाँ पर सुबह, शाम और रात के समय, दोपहर के समय की बात यहाँ पर की गई है। तो समय जो था वो शाम का समय था जब 4-5 बजे होंगे, उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खादिम, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो निम्न का उदाहरण है। अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रहण, मृदा संरक्षण। तो ये सभी जो है जल संग्रहण की प्राचीन विधियां हैं जहां पर जिस प्रकार से जल को वहां पर संग्रहित किया जाता है। खड़ीन, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि परंपरागत संरचनाओं के द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पर उत्तर होगा। टुंडा प्रदेश के निवासियों का आवास कहलाते हैं। तो टुंडा प्रदेश के निवासियों के आवास जो है वो क्रॉल, ट्यूपिक, इग्लू या फिर घर। तो यहां पर होगा इग्लू, इसमें हमारा उत्तर ऑप्शन 3। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? देखिए स्थानीय जैव विविधता जो होती है गामा, बीटा, अल्फा, एक्स। तो यहां पर
इसे हम अल्फा जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो यहां पर भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक। तो यहां पर सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, भौगोलिक दशाएं। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति की कौशल का विकास होता है, विषय का बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं जब कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना यहां पर एक अभिप्रेत शिक्षण संकेत के रूप में होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? यहाँ पर नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी चैनल ऐसे हैं जहां पर हमारे पर्यावरण से संबंधित चीजों को दिखाया जाता है, तो हम इन सभी चैनल को देखने का सुझाव बच्चों को दे सकते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कांच के जार तथा बोतलों और को उनमें अचार भरने के पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सूखा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो अभी हमने अचार का एक प्रश्न देखा था जिसमें अचार खराब हो गया था जब उसे गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। तो यहाँ पर उन बर्तनों को सुखाना जरूरी है, उनमें से नमी को हटाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम कहें तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उन्हें सुखाया जाना जरूरी है। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है और अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जिन्होंने ऐसी कहानियां लिखी है और वो अपनी मृत्यु के समय जो थे वो हमारे भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो उसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे देश के नीचे, हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम है, गोवा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर सही उत्तर होगा हमारा केरल। केरल राज्य में हमें देखने को मिलते हैं ये सभी चीजें। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर हमारा उत्तर होगा केरल। स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल है। तो स्वस्थानीय संरक्षण की यदि हम बात करें, जीवमंडल संरक्षण है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य, पवित्र जंगल है। अब इसमें यदि हम विकल्प का चयन करें तो 1 2 1 2 3 2 3 4 या 1 2 3 4। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें जीवमंडल संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पवित्र जंगल, ये सभी चीजें जो है वो इसमें शामिल होती है। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही कथन को हमें यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए दत्त कार्य के लिए अभिभावक भाइयों बहनों के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दत्त कार्य जो है वो बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। भारोत्तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन? तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन फोर्थ, प्रोटीन। दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।